हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। हमने यहाँ पर एमपीपीएससी प्री यूनिट 5 की क्लासेस शुरू की है। पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो यूनिट 5 में हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की है। ये क्लासेस सभी बच्चों के लिए, चाहे वो हम लोग कहें कि प्रीलिम्स वाले हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हो, यूजीसी नेट सेट, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ये जो है पॉलिटी वाला जो सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी स्पेशली, ये सभी में है। सभी क्लासेस में आपको ये मदद करेगा ये। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का हम लोग लेते हैं, इस पर बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला प्रश्न है हमारे पास में, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। तो आपको बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आप समझना कि हमने यहां पर तीन तरह के आयोगों की संविधान बात करता है, और ये वर्णन मिलेगा आपको भाग 14 में। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 318 की बात करें तो ये 323 तक, सॉरी, ये कहाँ किस बारे में बात करता है? तो ये मुख्यतः लोक सेवा आयोग की बात करता है। इसमें वर्णित किया गया है लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इसमें हमने संघ के स्तर पर बनाया है संघ लोक सेवा आयोग। तो पूरे यूनियन भारत के लिए बनाया हमने यूपीएससी। राज्यों के लिए बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग। तो स्टेट लेवल पर हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया है। बट दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हमने संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी इसमें किया गया है कि अगर सरकार चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या की कर सकती है, संघ यहाँ पर जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना कर सकती है। और ये शुरुआत होती है आर्टिकल 315 से 323 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है फिर आपको अनुच्छेद 315। क्या रहेगा इसका सही आंसर? 315। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड प्रश्न देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है करेक्ट है, ये बताना है करेक्ट कौन सा है। संघ लोक सेवा आयोग नियामक संगठन है, एक वैधानिक संगठन है, या फिर संसदीय अध्यादेश से स्थापित है, या संवैधानिक संगठन है। तो यूपीएससी इज अ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड बाय पार्लियामेंट्री ऑर्डिनेंस, या फिर इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग मींस यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर लीगल है, स्टेचुरी है, किस टाइप का ये आपको बताना है। तो ये संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन किया गया है ना। जिन आयोग संस्थाओं का वर्णन संविधान के ही आर्टिकल्स में कहीं किया जाता है उसको हम संवैधानिक बोलते हैं। और जो संविधान में नहीं है पर हमने अलग से कानून बनाकर या सरकार के आदेश द्वारा जो है उसको बनाया, वो कहलाता है यहाँ पर क्या, उसको हम लोग कहते हैं सांविधिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। अब थोड़ा सा यूपीएससी की बात करिए। यूपीएससी हमारी केंद्रीय स्तर पर भर्ती एजेंसी है, जो यहाँ पर दो तरह की सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, इनके अधिकारी, ऑल इंडिया सर्विस है ना। ऑल इंडिया सर्विस तीन टाइप की है, ये भी याद रखिएगा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। और एक केंद्रीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनकी भर्ती करने का काम कौन करता है? यूपीएससी। केंद्रीय सेवा के ग्रुप ए और ग्रुप बी की इसकी स्थापना करें तो सबसे पहले 1926 में इसकी स्थापना हुई थी यूपीएससी की, ली आयोग की रिकमेंडेशन पे। उसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सीपीएससी आप बोलते हैं इसको, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद इसका नाम 1935 के अधिनियम द्वारा क्या हो गया? इसका नाम हो गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब इसका नाम हुआ यूपीएससी। तो यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका वर्णन किया गया, इसलिए संवैधानिक है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? माने संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है या इसके अध्यक्ष व सदस्यों को अपॉइंट कौन करता है? हु अपॉइंट्स द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सेलेक्ट कमिटी? तो इसका आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा इसको जो है अध्यक्ष व सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष व सदस्यों को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, जो कितने वर्ष तक काम करते हैं? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जो भी पहले हो जाए।
तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष जो सदस्यों को अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति जी। यूपीएससी किसे अपनी रिपोर्ट देता है, तो आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है। तो टू whom does the Union Public Service Commission submit its annual report? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर देन होम मिनिस्टर। तो बताइए भाई क्या रहेगा इसका आंसर। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देता है, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, पार्लियामेंट के जो स्पीकर है लोकसभा स्पेशली, एंड देन होम मिनिस्टर। तो बताना किसको देता है, इसका आंसर रहेगा भाई प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट देता है ये, और प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में रखवाते। तो राष्ट्रपति जी को देता है, और राष्ट्रपति जी इसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं, दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो आपको बताना किस आर्टिकल में इसके हटाने की प्रोसीजर दी गई है। संविधान के किस आर्टिकल के थ्रू जो है यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य को हटाया जा सकता है। आर्टिकल है हमारे पास में 315, या फिर हम लोग बात करें 316, या फिर हम लोग बात करें 317 के बारे में, या 318 के बारे में। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या रहेगा भाई, फटाफट से इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। यहाँ पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को किस के थ्रू हटाया जाता है उस पर बात करनी है। ठीक है, इसका आंसर दीजिए क्या रहेगा जल्दी से। इसका आंसर रहेगा भाई यहाँ पर 5वें का आंसर है हमारे पास में सी, 317 आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है। देखिए थोड़ा सा यहाँ एक चीज समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं, ठीक है, उनका हमने बात की कि वो कितने वर्ष तक पद धारण करते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक, ये है। और हमने कहा कि अगर इनको हटाना है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, तो पहले सुप्रीम कोर्ट जो है, जो एलिगेशंस लगे हैं उसकी जांच करता है, इसके बाद रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, और उसके बिहाफ पर हटा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती। तो किसको हटाने में पार्लियामेंट की भूमिका नहीं है ये बताना है आपको। यहां पार्लियामेंट की प्रोसीजर यूज नहीं करनी पड़ेगी। पहला, हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, यूपीएससी के चेयरमैन को, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, इसका आंसर आप निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, हमने इससे पिछले वाले सेशन में देखा था सुप्रीम कोर्ट वाले टॉपिक में, कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर यूज करनी पड़ती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, जो किसी भी सदन में लाई जा सकती है। लोकसभा में लाएंगे तो 100, राज्यसभा में लाएंगे तो 50 मेंबर। एक हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा तो फिर दूसरे हाउस में जाता है, वहां 2/3 बहुमत से पास होगा, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद दिन ये क्या होगा, पदमुक्त। तो ये सेम दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए, केक के लिए भी वही प्रोसीजर है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष को नहीं हटा सकते, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जांच प्रतिवेदन लगता है। तो इसका आंसर रहेगा डी, केवल 3। भारत में यूपीएससी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, वह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, इसके सभी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, और डी, ये राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। तो आपको बताना कि यूपीएससी के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द यूपीएससी इन इंडिया। फर्स्ट, इट इंस्पेक्ट्स द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण कर सकता है, इसके आयोग से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसके सभी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग बात करें कि यह राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक निर्देश भेज सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा वो बताओ जल्दी से। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा, इसको राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, है ना। वो एक अलग ऑथोरिटी है, वो अपना काम करती रहती है, वो अलग ऑथोरिटी है। ठीक है, कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है।
अब आपको बताना कि अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं मतलब जो है 3 टाइप की होती है, और जनरली पब्लिक सर्विस जो होती है, लोक सेवा जो होती है, वो 3 प्रकार की होती है। तो लोक सेवाएं 3 प्रकार की है। पहली को हम लोग कह सकते हैं यहां पर केंद्रीय सेवा, दूसरी होती है अखिल भारतीय सेवा, है ना, दूसरी है अखिल भारतीय सेवा, तीसरी है राज्य सेवा। केंद्रीय सेवा के जो अधिकारी रहते हैं वो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहते हैं और केंद्र के लिए ही कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडियन फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, ये केंद्रीय सेवा के अधिकारी। एक होती है अखिल भारतीय सेवा, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है पर काम राज्यों के लिए करते हैं। कभी कभी केंद्र भी अपने पास डेपुटेशन पे बुला सकती है। तो ऐसी सेवा जो काम मतलब जिनका अपॉइंटमेंट जो है केंद्र करता है बट काम राज्यों के लिए करता है, इन सेवाओं का पूर्णता नियंत्रण केंद्र के हाथ में। तो माने इनको अगर पूरी तरह से हटाना हो तो केंद्र सरकार ही हटा सकती है, राज्य नहीं। राज्य के पास इनका आंशिक नियंत्रण होता है, माने इनका ट्रांसफर और सस्पेंशन, ये 2 काम कौन कर सकता है? राज्य। तो इसका आंसर रहेगा अखिल भारतीय सेवाएं 3 है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये फॉरेस्ट सर्विस है, ध्यान रखिएगा, ये 1966 में बनी थी। तो ये 3 टाइप की। अब इसमें से देखिए, वन सेवा है आईएफओएस जिसको आप बोलते हैं, तो वो है। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। आईएफएस नहीं रहेगा क्योंकि वो केंद्रीय सेवा में आती है। और राज्य सेवा के अधिकारी पूर्णतः राज्य के लिए कार्य करते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो आपको बताना है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई। तो आपको बताना किस एक्ट के थ्रू पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात कही गई थी। फर्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर तो अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भारत शासन अधिनियम 1919, इस भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार कहा गया था कि यहां पर हमें क्या करना चाहिए, भारत में लोक सेवा जो है उसकी भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाना चाहिए। तो इस अधिनियम में पहली बार बोला गया, और फिर हमने एक ली आयोग भी बनाया था। उस ली आयोग की रिकमेंडेशंस पे हमने पहली बार 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया। तो पहली बार जो यूपीएससी जो है वो 1926 में बना, और उस समय उसका नाम था केंद्रीय लोक सेवा आयोग। फिर 1935 में इसका नाम चेंज हुआ, उसको कहने लगे थे हम लोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और 1950 देश के संविधान लागू होने के बाद यूपीएससी बोलने लगे 1950। तो इसका आंसर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए, या फिर 3 साल के लिए? इसका आंसर तो सब लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। जो लोग भी क्लासेस को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ। कुछ लोगों के कमेंट शो हो रहे हैं, जल्दी से बताओ इसका क्या रहेगा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है ये बताना है आप लोगों को। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। एक बार में 6 माह के लिए लगता है, ठीक है, और 6-6 माह करके सामान्य अवस्था में 1 साल। और अगर ऐसी परिस्थिति हो कि किसी राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, चुनाव आयोग ने लिखित में दे दिया, तो फिर इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका वर्णन कहाँ है राष्ट्रपति शासन का? तो संविधान के आर्टिकल 356 में, ये भी याद रखिएगा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। Who said the emergency powers of the president are of fraud on the constitution? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, के.एम. नंबियार या हृदयनाथ कुंजरू? जल्दी से कमेंट करो, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर दो भाई, क्या रहेगा इसका आंसर बताओ जल्दी से। किसने कहा था कि भाई राष्ट्रपति का जो इमरजेंशियल पावर हमने दी है वो संविधान के साथ धोखा है? तो ये दिया है के.एम. नंबियार, के.एम. नंबियार, ठीक है, के.एम. नंबियार ने स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट मान के चलिए कि इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं वो,
है ना। पीएससी में इस टाइप के प्रश्न सदाबहार है, पूछे जाते हैं। आपने पुराने पेपर देखे हो तो इस टाइप के प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। इस उद्घोषणा को 2 माह के अंदर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो क्या रहेगा, कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या रहेगा भाई। देखिए, संविधान में अगर हम बात करें आर्टिकल 356 की, और ये राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल से रिलेटेड है, और राज्यों में संवैधानिक विफलता होना एक सामान्यता बात है, हो ही जाएगा। और ये उद्घोषणा जो अगर सरकार करती है, माने राज्यों में जो आपातकाल लगाती है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकता है, माने जांच कर सकता है कि सही है नहीं। और इसी के साथ विधानसभा भंग की जा सकती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत है। इस उद्घोषणा को 2 माह के अंदर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन कराना, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। माने किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर्स रूल। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आपको बताना है ये, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर जम्मू कश्मीर। तो जल्दी से कमेंट करके इसका भी आंसर दो, क्या रहेगा भाई। किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है, माने वहां राज्यपाल शासन नहीं लगाया जा सकता, ये बताना है आपको कि किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। जल्दी से कमेंट करो भाई, राज्यपाल शासन का प्रावधान कहाँ नहीं है ये बताना है। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताना है। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भाई, 13 का आंसर दो जल्दी से। हाँ, कुछ लोग दे रहे हैं, ठीक है। 13 का आंसर है डी, ठीक है। 13 का आंसर दे हैं डी, जम्मू कश्मीर। देखिए, पहले तो था पर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में नहीं था, बाद में अभी तो जब से हमने 2019 में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान को हमने यहाँ पर हटाया है, अनुच्छेद 370 के, तब से ये सामान्य राज्य बन गया। अब यहाँ प्रेसिडेंट रूल रखता है ना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। माने प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कौन सा एक परिणाम नहीं है, आधार नहीं है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। फर्स्ट, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य की मंत्रिपरिषद को हटाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो बताइए क्या आंसर रहेगा इसका, कौन सा एक ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जब प्रेसिडेंट रूल लगाए तो ये करना ही पड़ेगा। इसका आंसर दो जल्दी से। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग बताओ जल्दी से इसका क्या रहेगा, इसका आंसर बताओ। देखिए, जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो आप समझिए कि विधानसभा का विघटन करना भी जरूरी नहीं है। तो एक तो ये मंत्रिपरिषद हट जाएगी, क्योंकि उस समय मंत्रिपरिषद जो राज्य की वो हट जाएगी और राज्य का पूरा शासन प्रेसिडेंट संभाल लेंगे। स्थानीय निकायों का विघटन करना ये भी जरूरी नहीं है। तो पहला, और हम लोग कह सकते हैं यहां पर तीसरा, बी आंसर सही है इसका। तो इसका आंसर रहेगा बी। कितने लोगों ने दिया जरा बी बताना। 14 का आंसर रहेगा भाई क्या, बी आंसर रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के थ्रू राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अभी जस्ट इस पर बहुत डिस्कशन हो चुका है, आपको बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ये बताइए जल्दी से। इसका आंसर दीजिए क्या रहेगा। भारत में किस आर्टिकल के थ्रू जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो अभी हमने देखा है 356, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आगे आर्टिकल कुछ और भी बता देता हूं मैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। ये 368, एक सेकेंड यार,
चल शुरू करें। एक्चुअली अभी थोड़ा सा लाइट का एक इशू हो गया था, इसलिए हमारी क्लास बीच में ब्रेक हो गई थी, है ना। तो हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? तो हमने अभी ये प्रश्न बहुत बार पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा सी, अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356। अब यहाँ एक ध्यान रखना है कि ये जो बाकी आर्टिकल है, जैसे अनुच्छेद 370 है, ये जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान देने से संबंधित था। वहीं अनुच्छेद 368 की बात करें तो ये था संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है इसमें। तो अनुच्छेद 368 पे बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, और ये क्या है? राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड। अनुच्छेद 352 की बात करें तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रायः किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं आपको ये बताना है। मुख्यमंत्री की सलाह पर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है विधानसभा, है ना। विधानसभा को ही इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और इसके सदस्यों को एमएलए बोलते हैं हम लोग। या फिर गवर्नर की सलाह पर, या फिर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या रहेगा? प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह पर लगाया जाता है? तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो गवर्नर की सलाह पर लगाया जाता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है ना। राज्यपाल अगर लिखित में दे दे कि भाई जो है राज्य में जो है ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, या संवैधानिक जो है व्यवस्था गड़बड़ हो गई, कानूनी व्यवस्था बिगड़ चुकी है, तो वहां फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लगाया गया? तो आपको बताना है सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कहां लगाया गया था। बिहार में, यूपी में, त्रावणकोर कोची में, या पेप्सू। पेप्सू का फुल फॉर्म है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन। तो आपको बताना है कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, तो इसका आंसर दीजिए, कहां लगाया गया था, जल्दी से बताओ। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया था, ये प्रश्न का आंसर देना है तुम लोगों को। जल्दी से इसका आंसर दो, जल्दी से। तो ये लगाया गया था पेप्सू राज्य में। पेप्सू का फुल फॉर्म है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला यूनियन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संदर्भ में उपयोग करता है तो आपको बताना है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का जो आर्टिकल 356 है, जो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, इसमें जो अपनी शक्तियां हैं उसका अगर किसी राज्य के संदर्भ में प्रयोग करता है तो क्या होता है। माने प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने से राज्य की विधानसभा या दिन इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है क्या? उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के बिना अधीन प्रायोज्य होगी क्या? उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित होता है क्या? राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो अगर किसी राज्य में हम लोग कहे कि यहाँ पर क्या लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाने से आपको बताना क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो इससे ये होता है कि राष्ट्रपति उस राज्य के कंटेक्स्ट में विधियां बना सकता है। तो इसका आंसर रहेगा डी, उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग नहीं होगी, ये भी याद रखिएगा। शक्तियां संसद या उसके द्वारा जो प्राधिकार के बिना नहीं होगी प्रयोग, ये भी गलत बात है। अनुच्छेद 19 ये निलंबित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इससे मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस राज्य की शासन व्यवस्था जो पहले राज्य सरकार चला रही थी वो केंद्र के नियंत्रण में आ गई, राष्ट्रपति उसको रूल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। ठीक है,
ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट आपको पढ़कर बताना है कि किस तिथि को यहां पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था और किस बेसिस पे लगाया था, आंतरिक अशांति। तो राष्ट्रपति ने कहा था कि गंभीर आपातकाल की सिचुएशन है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, इसको कहकर उन्होंने आपातकाल लगाया था। किस तिथि को? देखिए ये प्रावधान किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के थ्रू, अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 के थ्रू देश में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के तीन आधार हैं। तीन आधार कौन से हैं? एक अगर हम बात करें युद्ध, दूसरी सिचुएशन है बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। इस सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले शब्द था आंतरिक अशांति, है ना, तो इसकी जगह पहले शब्द क्या था, पहले था आंतरिक अशांति। इसको हमने 44 कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस करके इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा अभी तक हुई है वो 3 बार हुई है। 3 बार कब? एक 1962 में, एक 1971 में। ये दोनों युद्ध के कारण हुआ है ना, इस समय भारत पाकिस्तान युद्ध, ये भी भारत पाकिस्तान युद्ध, और एक हुआ 1975 इंदिरा गांधी के समय। ये इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगाया गया था, ये लगाया गया था 25 जून 1975 को, और ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। तो इसकी डेट रहेगी 25 जून 1975। सी, भारतीय संविधान मतलब कथन और कारण में बताना आपको क्या सही है। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप मूलतः संघात्मक है। ये एक कथन दिया गया है। कारण है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। तो पहला प्रश्न तो मतलब पहला कथन तो सही है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। संघात्मक व्यवस्था वह होती है जहां शक्तियों को केंद्र राज्य के बीच बांटा गया, माने यहाँ केंद्र भी होगा राज्य भी होगा, ये मिलकर काम करेंगे, इसको बोलते हैं संघात्मक। और अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, 352 में नहीं है, ये 356 में है। तो ये आर गलत है, ए सही है। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। सी, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो आपको बताना है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि 2 आर्टिकल को छोड़कर बाकी सारे आर्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे या प्रेसिडेंट उनको कर सकते हैं। 19 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी को चाहे तो 2 को छोड़ दे, तो बाकी को चाहे तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे 2 आर्टिकल है जिनको प्रेसिडेंट आपातकाल के समय भी सस्पेंड नहीं कर सकते, ये बताना है। ये है 20-21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20-21 को मूल जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये उस समय भी लागू रहते हैं ना। इनको छोड़कर बाकी को चाहे तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो जाने पर लोकसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो आपको बताना है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के थ्रू लगता है, अगर ये लगाया गया है तो लोकसभा के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो लोकसभा या फिर विधानसभा दोनों, इनका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 1 वर्ष के लिए, केवल 1 वर्ष के लिए ना, तो इसका आंसर रहेगा 1 वर्ष। और ये हुआ भी है ना। 1975 में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। बाद में वापस से इसका कार्यकाल 6 वर्ष हो चुका था, जो 5 वर्ष कर दिया गया। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा बढ़ाई जा सकती है, विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो अगर जब आपातकाल लगा हो तब राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़िएगा। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर रहेगा संसद द्वारा, है ना। पार्लियामेंट विधानसभा के कार्यकाल को भी 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर सकती है। तो जब इमरजेंसी की सिचुएशन हो तब पार्लियामेंट भी यहाँ पर क्या कर सकती है, विधानसभा के कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, है ना। संविधान संशोधन करना पड़ेगा।
नेशनल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में या उसके अनाउंसमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? फर्स्ट, इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। दूसरा, उद्घोषणा अनिवार्य रूप से 60 दिनों में कायम हो जानी चाहिए। और थर्ड इज, उद्घोषणा की वापसी कभी भी की जा सकती है, मतलब वापस रिटर्न कभी भी ले सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्घोषणा के संबंध में एक तो संसद की अनुमति जरूरी है, ठीक है। उद्घोषणा कितने दिन के अंदर होनी चाहिए पास? तो ये 60 नहीं है, ये 30 दिन है, तो ये गलत है, ठीक है। और संसद की अनुमति अनिवार्य है, 30 दिनों के अंदर संसद के जो है दोनों हाउस से पास होना चाहिए। एक हाउस से पास हो जाए, दोनों हाउस से 2/3 बहुमत से ना, विशेष बहुमत से। उद्घोषणा की वापसी कभी भी की जा सकती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, बस ये उद्घोषणा तीसरा सही है। और साथ में अगर हम बात करें, इसके लिए संसद की अनुमति भी अनिवार्य है। उद्घोषणा की वापसी कभी भी की जा सकती है, तो दोनों सही है ना। पहला और तीसरा इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इसका स्टेटमेंट जो सही है वो केवल पहला और तीसरा, इसको कर लीजिए पहले, कोई पहला सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए आंतरिक अशांति या गड़बड़ी शब्द को कब निर्दिष्ट किया गया? अभी मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि पहले आपातकाल की जो उद्घोषणा है ये 3 आधार पर होती थी। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूं ना, युद्ध, बाह्य आक्रमण और देन आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और इसकी जगह शब्द ऐड किया गया सशस्त्र विद्रोह। तो ये हुआ है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा, है ना। क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द जो उसका मिसयूज किया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई, इसलिए उसको हटाया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल कितने प्रकार का है? तो आपातकाल कितने टाइप्स का दिया गया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इनविज्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने प्रकार की जो है यहाँ पर बताई गई है, इमरजेंसी की बात की गई है, ये बताना है। तो कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है इसमें? 2, 3, 4 या 1? तो 3 तरह का आपातकाल बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। तीनों कौन कौन से ये भी बता देता हूं। अनुच्छेद 352 को देखेंगे, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। वहीं अगर बात करेंगे अनुच्छेद 356 की, तो अनुच्छेद 356 में राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। और तीसरा है अनुच्छेद 360 में, वो है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो 3 टाइप का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार ये राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो आपको बताना है कि जब 352 के अनुसार हम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं तो वो किन परिस्थितियों में होती है, किन आधारों पर होती है? संवैधानिक तंत्र की विफलता, एक्सटर्नल एग्रेशन माने बाह्य आक्रमण, इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक अशांति, या फिर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड देन आर्म्ड रेबेलियन। तो इसका सही आंसर रहेगा ये डी। अभी हमने देखा था युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यहां एक बात और आपको मैं बता दूं कि अब प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति तभी जब यहां पर जो है इमरजेंसी की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी की, जब कैबिनेट लिखित में सलाह दे। कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही लगा सकते हैं, अकेले प्रधानमंत्री की सलाह पे नहीं। पूरी अगर कैबिनेट लिखित में दे रही है प्रेसिडेंट को, तब जाके जो है वो क्या लगा सकते हैं, यहां पर ध्यान ये रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत में पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो आपको बताना कौन सा संविधान संशोधन भारत में जो पिछड़ी जाति है माने ओबीसी जो है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग के कंटेक्स्ट में है। Which of the following constitutional amendment is related to the
फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन इंडिया? 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, है ना। यहां ध्यान ये रखना है कि 1993 में हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम बनाकर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया था, पर ये वैधानिक था उस समय, ठीक है। ये कैसा था? कानूनी, वैधानिक। और हमने इसको 2018 में क्या कर दिया? संवैधानिक दर्जा दिया। कब दिया? 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, 2018। और हमने इसको संवैधानिक दर्जा दिया अनुच्छेद 338B में। तो अब हमने इसको संवैधानिक बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो अब ये संवैधानिक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है। तो हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन? बाबू जगजीवन राम, काका कालेलकर, बी.डी. शर्मा या डॉक्टर अंबेडकर? तो बताना है कौन है पिछड़ी वर्ग जाति आयोग जो बना था। एक और ध्यान रखना है, ये तो हमने पिछड़ा वर्ग आयोग जो उनके कल्याण के, एक यहाँ पर पिछड़ी जातियों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए प्रेसिडेंट अनुच्छेद 340 के थ्रू पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाते हैं, और ये 2 बार बना है अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग। फर्स्ट बना था 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता, और दूसरा बना है 1979 में मंडल आयोग, और इस मंडल आयोग की सलाह पर ही ओबीसी रिजर्वेशन शुरू किया गया। तो आंसर रहेगा काका कालेलकर। किस समुदाय को एसटी के रूप में घोषित करने के लिए क्या मतलब विशेषताएं बताई गई है? यह प्रश्न पूछा जा चुका है पीएससी में, ये ध्यान रखना है। प्री में ये प्रश्न एक बार आ चुका है, तो आपको बताना है कि अगर किसी जाति को अगर हमें एसटी के रूप में नोटिफाई करना है, घोषणा करनी है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या शर्त है, वो आपको बताना है। क्या क्या उसको जो होना चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। पहला, आदिम लक्षणों के संकेत, इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिंग कल्चर, विशिष्ट संस्कृति हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में हो, ठीक है, या शर्म में मतलब समाज के बाकी लोगों के साथ जो है वो घुलने मिलने में शर्म महसूस करे, पिछड़ापन या भौगोलिक अलगाव। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, कमेंट करो जल्दी से, क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दो, क्या रहेगा भाई? सभी। अगर किसी को एसटी घोषित करना है तो एसटी घोषित करने के लिए आधार एक तो आदिम लक्षण होना चाहिए, उनका अलग कल्चर होना चाहिए, बाकी लोगों के साथ घुलने मिलने नहीं आसानी से, इसमें शर्म हो, पिछड़ापन है, और भौगोलिक रूप से अलग थलग रहती है, अलग ही रहती है, तो वो एसटी के रूप में घोषित की जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी, सरकारी भी है या गैर अनुदान प्राप्त भी है, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को जो है आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो आपको बताना है संविधान के किन अनुच्छेद के थ्रू यहाँ पर जो है शैक्षणिक संस्थान, उनमें प्राइवेट भी आते हैं, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन की सुविधा दी गई है। आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4) या फिर 16(5? इसका आंसर बताओ तो क्या रहेगा जल्दी से। 31 का आंसर दो, क्या रहेगा? तो ये 15(5) के थ्रू, 15(5) के थ्रू क्या करते हैं हम, शैक्षणिक संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है, दोनों तरह के, प्राइवेट में भी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, एससी, एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो एससी या एसटी का सदस्य नहीं है, ठीक है। सेकंड, एससी एसटी एक्ट की धारा 14(1) में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय द्वारा धारा 2 घ और खा में परिभाषित है। पीड़ित धारा 2 ड और ग में परिभाषित है, और आश्रित जो है वो डिफाइंड है 2BB में। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन एससी एसटी एक्ट का सही नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो तो ये प्रश्न पहले आते थे, हालांकि अभी तो इसका ट्रेंड कम है, पर फिर भी एक प्रश्न हमने लिया है, देखिए हम इसको। तो देखिए, एससी एसटी एक्ट में कहा गया है कि अपराधी ऐसा व्यक्ति होगा जो एससी एसटी समुदाय से नहीं है, माने जनरली ओबीसी का।
बी में कहा गया है, दिया गया है एससी एसटी की अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2D(B) में डिफाइन है। तो ये गलत है भाई, ये स्टेटमेंट गलत है ना, बाकी ये सही है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, एससी एसटी एक्ट के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन क्या? माने विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट के थ्रू अपराधों का जो निवारण करने के लिए बना रहे, वो क्यों बना रहे? जल्दी मामलों को निपटाने के लिए, शीघ्र विचारण के लिए, या समयबद्ध तरीके से मामले को निपटाने के लिए, या पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा के लिए, या फिर सभी, ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है सभी। इन सभी चीजों के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन सही है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। एससी या एसटी अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 गौण उपज का मतलब सेकेंडरी जो हमारे पास में यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको गौण उपज कहते हैं, वन उपज कहते हैं। तो इसके कंटेक्स्ट में स्वामित्व का अधिकार देता है। तो इन दोनों कथनों में से कौन कौन से सही है ये बताना है, 1 और 2, या 2 3, या केवल 3, या फिर हम लोग बात करें तीनों। तो 34 का आंसर बताओ क्या रहेगा जल्दी से। 34 का आंसर रहेगा भाई बी, केवल 2 और 3, है ना, 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, मतलब यहाँ पर केवल तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए केवल 2, तो ये 2 सही है, केवल 2। किसी जाति को एससी एसटी के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास है? माने किसी जाति जनजाति को अगर एससी एसटी अनाउंस करना है तो कौन कर सकता है, आपको ये बताना है। तो भारत में किसी जाति को अगर एससी एसटी के रूप में घोषित करना है तो ये शक्ति किसके पास है, आपको ये बताना है। प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, समाज कल्याण मंत्री के पास में, या एससी एसटी आयोग का जो अध्यक्ष है वो। तो किसी जाति को एससी एसटी घोषित करने का अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है, एससी एसटी की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई है। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। एससी एसटी की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है, और कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए एसटी घोषित की जा सकती है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, एससी एसटी की सूचियां जो है ये कौन बना रहा है? राज्य के लिए राज्यपाल से परामर्श के बाद प्रेसिडेंट के। किसको एसटी या किसको एससी मानना है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है राज्यपाल से पूछकर। सेकंड, इस सूची में संशोधन केवल संसद कानून बनाकर कर सकती है। थर्ड, एससी एसटी की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है। या फिर फोर्थ, कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए एसटी घोषित की जा सकती है। तो 35 का आंसर बताओ क्या रहेगा, 35 का आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताओ, ठीक है। 35 का आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, एससी एसटी की जो सूचियां है ये राज्य सरकारों द्वारा नहीं बनाई जाती, ये प्रेसिडेंट का काम है। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस में किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो किस में आरक्षण नहीं दिया गया है किसी भी जाति के लिए? राज्यसभा में, जम्मू कश्मीर विधानमंडल में, या फिर राज्य विधान परिषद में, या सभी? तो ये इसका आंसर वैसे रहेगा सभी, पर यहां ध्यान रखना है कि 370 जब से उसके कुछ प्रावधान को हमने हटाया है तब से जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया। तो अब के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो पहला और तीसरा सही है, और 2019 के कंटेक्स्ट में पहला जो है ये एक बार पूछा जा चुका है, तो 2019 से पहले इसके कंटेक्स्ट में तीनों सही है। परंतु वर्तमान में देखें तो राज्यसभा और केवल राज्य विधान परिषद है, यहाँ किसी को रिजर्वेशन नहीं है ना। अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में एससी एसटी को रिजर्वेशन है। तो इसका आंसर मान लीजिए पहला व तीसरा, ए व सी। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब
एससी की सूचियों में कितनी जो है जातियां हैं, एससी कितनी है हमारे पास में ये बताना है, कितनी जातियों को हमने एससी घोषित कर रखा है ये बताना है। 38 का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या रहेगा, कमेंट करो जल्दी से क्या रहेगा। अभी कितनी हमने जातियों को एससी की सूची में शामिल कर रखा है, 2007 तक के बता रहे हम लोग, तो इसका आंसर क्या रहेगा 38 का, 38 का आंसर रहेगा 1206, 1206 जातियों को एससी में शामिल कर रखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। आज का सेशन भी फाइनली फिर हम लोग यही ओवर कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैं बता दूं आप लोगों को कि ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है। ये क्लासेस आप लोगों के जो है यहाँ पर नेट सेट और एपी के लिए जो है हेल्पफुल रहने वाली है, तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसकी फीस कितनी रहेगी, इसकी फीस रहेगी 2999 है, बट अगर अभी आप इसको परचेस करते तो अभी आपको ये कोर्स मिल जाएगा 2000 रुपए प्लस जीएसटी। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इस कोर्स में आपको फैसिलिटीज क्या है। फैसिलिटीज तो एक तो ये हमने बताया कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स एंड टेस्ट मिलेंगे आपको, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे ना, और आपको एफएलटीज मिलेंगी, कुछ प्रैक्टिस एंड स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे और वैलिडिटी मिलेगी आपको 12 महीने की। ठीक है, साथ ही 2000 रुपए में अगर अभी आप परचेस करते तो एक साथ आप 3 कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। 3 कोर्स क्या है, नेट, सेट और एपी, इन 3 कोर्सेज की जो है एक साथ आप जो है लाभ उठा सकते हैं। तो मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के लिए कि एक साथ 3 चीजों की, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो तीनों कोर्सेज के अगर आप अलग अलग प्राइस लेंगे तो 10-12 हजार रुपए का है, पर हमने ये एक ही कोर्स में जो है तीनों चीजें, हमने कहा कि तीनों चीजें हमको आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी, बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।